is sponsored by AIDS Control Society, Directorate of Health Services, Andaman and Nicobar Administration. नमस्कार। इस विशेष लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए कितने भी जतन कर लें, फिर भी बीमारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम पर हावी हो ही जाती हैं। बीमारियां कुछ ऐसी जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, वहीं कुछ ऐसी जो लंबे समय तक अपना असर छोड़ जाती हैं। बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिनके तमाम इलाज हैं, वहीं कुछ ऐसी जो लाइलाज। एड्स उन्हीं लाइलाज बीमारियों में से एक है। आज यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने ये लाइव कार्यक्रम रखा है। आज ये दिवस क्यों मनाया जाता है और लोगों को हम कैसे जागरूक करते हैं, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर कम मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ART सेंटर, GB पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दर्शकों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही बता दें, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो एड्स विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमें इस कार्यक्रम के दौरान कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, सबसे पहले ये जो दिवस है आज आपके डिपार्टमेंट ने, आपके विभाग ने मनाया भी होगा, तो विश्व एड्स दिवस मनाए जाने का क्या कारण है, क्या मुख्य कारण है जिसके लिए, और ये 1 दिसंबर को ही क्यों चुना गया है? ये जो दिवस है, जैसे बाकी बीमारियों के लिए भी होता है, हर एक दिन तय किया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में इसका आगमन किया था, जिससे हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इस बीमारी के बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके और इससे जुड़े जो कलंक हैं जो हैं वो उनको मिटाया जा सके। तो इसलिए हर साल मनाया जाता है। हर साल अलग अलग थीम भी होती है कि जितनी प्रॉब्लम है, जो विशेष प्रॉब्लम चल रही होती है इस बीमारी को लेके, तो हर साल उस पे फोकस करते हैं। तो उसके हिसाब से हर साल की थीम अलग अलग होती है। तो सबसे पहली बात तो जो आपने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है वो, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं ये संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है लोगों में जागरूकता बढ़ी है या कमी आई है? किस वजह से लोग अवेयर हो रहे हैं? डिपार्टमेंट, आपका विभाग, सभी लोग इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन क्या लगता है लोगों में जागरूकता बढ़ी है या नहीं? देखिए, जागरूकता ऐसा नहीं है कि बढ़ी नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, हर जगह ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पूरे विश्व के स्तर पे और हमारे देश में भी जो हमारा एड्स का प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा कोशिश के साथ लगा हुआ है कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे इसके लिए मैसेजेस दिए जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, लोगों में जानकारी तो बढ़ी है, मगर आबादी भी बढ़ रही है साथ ही साथ। तो इसलिए, और ये भी एक कारण है, क्योंकि पहले लोग छुपाते थे, तो कई लोग जो हैं शायद बिना जांच के ही मर गए और उनकी फिर हमें पता नहीं लगा। बट अब जो है, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए कई लोग खुद से आके टेस्ट करवाते हैं। तो इस वजह से भी ऐसा लगता है कि केस में बढ़ोतरी हुई है। बट ये भी माना जा सकता है कि केस तो पहले से ही थे, उतने थे बीमारियां, बट
लोग सामने नहीं आ रहे थे, जांच नहीं हो रही थी। तो अब क्योंकि जांच होना भी बढ़ने लग गया है, उस वजह से भी थोड़ा हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगी कि इस बीमारी से जुड़ा जो कलंक है वो अभी भी नहीं मिटा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जानकारी बढ़ी है पर जागरूकता बढ़नी अभी भी बाकी है। कहने का मतलब है लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सावधानियां हैं वो शायद नहीं बरत रहे हैं। इस वजह से शायद ये जो बीमारी है वो कहीं ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। आपने एक बात कही थीम की कि हर साल एक थीम रखा जाता है, हर साल एक विषय पर एक चर्चा होती है, लोगों को समझाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है? इस बार की थीम है इक्वलाइज, यानी समानता बनाए रखें। तो सभी को स्वस्थ रखने के लिए, सभी की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि एक समानता आए। क्योंकि कई बार होता है कि पहले जैसे 4 दशक पहले जब ये बीमारी पहली बार आई, जिसका पता लगा, तब अगर किसी को पता लगता था कि उनको HIV है तो वो एक ऐसे सजाए मौत जैसा होता था कि मतलब इलाज तो मुमकिन नहीं है और बहुत कम जीवन बचा रहता था। मगर अब जो है दवाइयाँ इतनी कारगर हो गई हैं कि अगर कोई मरीज़ दवाई बराबर लेता रहे तो वो एक नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल दूसरे इंसान की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। फिर भी क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध है, उसके बावजूद कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग इस सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उन तक ये पहुँच नहीं रहा है कई कारणों की वजह से। शायद उनमें जानकारी की कमी है या कहीं पे उपलब्ध नहीं है सुविधाएं। तो इस वजह से हमें समानता लाने की ज़रूरत है ताकि हर लोगों तक ये ना सिर्फ इलाज बल्कि खुद को जांच कराने की सुविधा और बचाव के तरीके और इससे जुड़ा जो कलंक है वो भी कम हो सके। उसके जो कानून हैं उससे रिलेटेड उनको बदला जाए, इस तरह से हो कि लोगों में और जागरूकता बढ़े इसके प्रति। ये जब हम एड्स विषय पर जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम मैगजीन में देखते हैं, वही जगह किताबों में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, तो वहाँ पे एक रिबन का सिंबल होता है, आपने भी आज लगा रखा है अपनी साड़ी में। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो रेड कलर है, लाल जो रंग है, ये खून का भी एक सिंबल होता है और प्यार का भी सिंबल होता है और ये बीमारी फैलने के ये 2 मुख्य कारण भी होते हैं। तो इसलिए रेड कलर चुना गया है। ये रेड रिबन लगाने का क्या मतलब है कि हम दिखाते हैं अपना समर्थन कि हम इस बीमारी के सपोर्ट में हैं, हम एकता से इस बीमारी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, तो इसीलिए आज जैसे सुबह रैली हुई थी तो उसमें भी सब बच्चों ने लगाया था, सभी लोगों ने लगाया था और हमारे मेडिकल कॉलेज में भी सारे बच्चों ने खुद से ही वॉलंटियर करके उन्होंने रेड रिबन लगाया था। तो ये एक सिंबॉलिक है, ना सिर्फ इसलिए कि हम एड्स के खिलाफ इस लड़ाई में साथ हैं, बल्कि उन लोगों की याद के लिए भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस बीमारी से। जी जी जी। तो ये तो बात रही, जैसे विभाग की आपने बात कही, सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आपने बताया, आपने अपना समर्थन बताया और जो बाकी बच्चे हैं उनका समर्थन बताया कि मरीजों की तरफ से जो आपका प्यार है, जो आप रखने का उन्हें जो आप रख रखाव जो देते हैं, उनको जो हॉस्पिटलिटी देते हैं जो वो उसके हिसाब से मरीज़ कहीं ना कहीं आपके पास आकर अपने मुद्दे को बताता है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि HIV और एड्स दोनों में क्या संबंध है? HIV जो है वो वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो जैसा इसका नाम है उसी से मतलब निकलता है कि ये इंसान में इम्यूनिटी की कमी कर देता है, डेफिशिएंसी कर देता है। इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है शरीर में, वो कम तो ये तो ये जो वायरस है ये जब हमारे शरीर में जाता है तो एक CD4 सेल्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में मदद करते हैं। तो ये उन CD4 सेल्स को खत्म करता है। तो HIV जो है वो वायरस है, मगर एड्स जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंसान तब पहुँचता है अगर वो बहुत लंबे समय तक इलाज ना करे और तो जो CD4 सेल्स इनका अलग अलग मात्राएं मतलब होती हैं, तो 200 से अगर कम हो जाए या और अवसरवादी संक्रमण हो जाए तो एड्स कहते हैं। तो एड्स ज़रूरी नहीं है कि हर HIV पीड़ित व्यक्ति को एड्स हो। HIV जो है एक वायरस है, तो हम जब किसी पेशेंट को पॉजिटिव रिएक्शन आता है, पॉजिटिव टेस्ट आता है, तो हम कहते हैं ये HIV पीड़ित व्यक्ति है। हम ये नहीं कहते कि इसे एड्स है। एड्स तब कहते हैं जब वो उस
स्टेज पे पहुंच जाए कि दवाई ना ले रहा हो, इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और बीमारियां होने लग गई हैं, तब ये एड्स कहते हैं। तो जो आपने बताया इसके हिसाब से HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स बीमारी होती है, लेकिन जो भी HIV पॉजिटिव है वो ज़रूरी नहीं कि उसे एड्स है जी। तो अगर लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे मरीज जाए इस चीज़ की जांच के लिए? जी। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल जी। तो जो बीमारी जब लंबे समय तक रहती है, एक तो होता है कि आप जैसे आपको पता हो कि आपको एक्सपोजर हुआ है कहीं, इसके कई तरीके होते हैं फैलने के, पहले तो वो बता दूं मैं कि सबसे ज़्यादा ये देखा गया है जो समलैंगिक पुरुष होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर अगर कोई संक्रमित खून है जो चढ़ाया जाए तो उससे हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, या अगर गर्भवती महिला है कोई जिसको HIV है वो अपने बच्चे को दे सकती है ये बीमारी। तो ये तरीके होते हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं उसके थ्रू। तो ये 4 मुख्य तरीके हैं जैसे ये बीमारी फैलती है। तो अगर किसी को शक है कि हमारा ये एक्सपोजर हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी कोई सर्जरी हुई या खून चढ़ा है और मुझे लग रहा है कि वो गलत हो सकता है, या किसी से असुरक्षित यौन संबंध बना है और शक हो मन में, तो कई बार अगर जागरूकता होती है तो कई बार लोग खुद आ जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि बीमारियां बार बार होने लगती हैं, बुखार होता है, गांठें बनने लगती हैं शरीर में, वजन कम होने लगता है, भूख कम हो जाती है। तो जब बार बार एक ही तरह बीमारी होती है और उसका कारण नहीं पता लग रहा होता है, तब डॉक्टर को शक होता है कि हो सकता है ये HIV हो, तब डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं। उन केस में पता लगता है अक्सर। तो क्या लगता है इसमें जो महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या है उसका क्या अनुपात है, क्या रेशियो है? अक्सर ऐसा है नहीं कि मतलब किसी में ज़्यादा या कम हो, बट देखा गया है कि पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनमें वो जो रिस्क बिहेवियर है वो ज़्यादा है, महिलाओं में वो थोड़ा कम है, तो इसलिए पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। बट जैसे हमारे अंडमान की स्थिति देखें तो लगभग बराबर ही हैं। जी। ये वायरस जैसे आपने बोला संक्रमण से होता है, फैलता है, लेकिन ये वायरस की बात करें तो ये वायरस कहाँ से आता है? ये एक्चुअली आया था अफ्रीका में, एक चिंपैंजी होते थे जो ना चिंपैंजी, तो वहाँ से किसी आदमी को इसका संक्रमण हुआ और वहाँ से ये फैला है, वहाँ से इंसानों में आया है। ये पहले ये चिंपैंजी में होता था और फिर वहाँ से इंसानों में आया है। एक बात कही गई है, सुनी गई है, अक्सर हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि जो लोग टैटू बनवाते हैं तो उन्हें भी इसका खतरा रहता है, एड्स होने का खतरा। ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, कम होता है खतरा, मगर अगर जो टैटू वाली मशीन होती है जिससे टैटू बनाया जाता है, अगर उसमें वो संक्रमित खून लगा रह जाए, वो ठीक से साफ ना हो, तो बिल्कुल अगर उससे टैटू होगा तो खतरा बढ़ जाता है, होने का बिल्कुल खतरा रहता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई टैटू आर्टिस्ट जो होते हैं, टैटू पार्लर्स होते हैं, वो लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। तो जो प्रॉपर लाइसेंस्ड वाले हों उन्हीं के पास जाएं अगर टैटू बनवाना हो तो। और साफ सफाई, मतलब ये इस बात का ध्यान रखें कि साफ सफाई अच्छे से है। बीच में आपने बात कही थी गर्भवती महिलाओं की, तो जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, तो क्या जिस महिला को एड्स हुआ है क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है, और अगर करा सकती है तो उस बच्चे को कितना खतरा हो सकता है? ऐसे तो खतरा 1% से कम है, 1% से कम है स्तनपान से, फिर भी खतरा है, होने को हो सकता है। मगर जैसे बाहरी देश होते हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे आमतौर पे जो HIV पीड़ित, एड्स जो है वो आगे की स्टेज है, जो हम कहेंगे HIV पीड़ित जो माँ है वो आमतौर पे बाहरी देशों में नहीं पिलाती है अपना दूध। मगर हमारे देश में या और भी जो लो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे ये
यही देखा गया है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में माँ का दूध देना फ़ायदा ज़्यादा करेगा, ना कि नुकसान। और अगर माँ समय पे दवाई ले रही, माँ का इलाज बराबर हो रहा है, तब तो उनको स्तनपान करा सकते हैं। हाँ, तब स्तनपान और खतरा बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाता है। और साथ ही अगर प्रेगनेंसी के टाइम से माँ दवाई ले रही है और बच्चा होते ही बच्चे को भी 6 हफ्ते तक के लिए हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, कि मतलब बचाव के तौर पे 6 हफ्ते तक उस बच्चे को भी दवा दे देते हैं, तब बच्चों में बिल्कुल भी होने का खतरा नहीं रहता है। तो ये तो बात रही जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो स्तनपान बच्चों को नहीं कराती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को उससे बचाया जा सकता है। हाँ, हालांकि जो आपने प्रतिशत बताया वो खतरा 1% का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस चीज को हम अवॉइड कर लें तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर महिला गर्भवती है, उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में बच्चे को कितना खतरा हो सकता है? उस स्थिति में भी 23%। अगर माँ इलाज नहीं ले रही है, बिना इलाज के 23% चांस है कि गर्भवती माँ से बच्चे को हो, क्योंकि वो बच्चा जो है माँ का ही रक्त से बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इवन डिलीवरी के टाइम पे इन्फेक्शन हो सकता है, और स्तनपान से तो हो ही सकता है। तो गर्भवती महिला से होने का चांस बहुत ज़्यादा है, 23%। बट वही जो है, अगर माँ शुरू से इलाज ले रही है तब वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, वो भी घट के बिल्कुल 1% से कम हो जाता है। अच्छा। सो इसीलिए इलाज ज़रूरी है। और ये जो लोग नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो जो लोग खुद के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, क्या उन्हें भी ये खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो भी कम है, बट है 1 to 2% है कि जो संक्रमित व्यक्ति का, जैसे कई बार होता है नशे में ध्यान नहीं रहता कि आप किसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहेवियर भी आपका थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है, खतरे वाला होता है। तो आप अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का यूज़ कर लें तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। एड्स में एक बात आती है विंडो पीरियड की। जी, ये क्या है? जी, विंडो पीरियड एक ऐसी अवधि है कि किसी इंसान को अगर संक्रमण हुआ है, उस समय से लेकर कुछ वक्त लगता है कि उस इंसान में जांच में कुछ आए, मतलब जब तक वो वायरस बढ़ता है, इतना होता है कि उस जांच में उसका पता लग सके, तो वो पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है। तो अक्सर ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक का होता है। वो टेस्ट पे डिपेंड करता है। एक टेस्ट आया है जो 7 दिन तक में भी डिटेक्ट कर सकता है, बट वो काफ़ी महंगा होता है, और अगर 1-2 हफ्ते और रुक जाएं तो दूसरे टेस्ट भी हैं जो सस्ते होते हैं। तो ऐसे जब तक कोई बहुत हाई रिस्क एक्सपोजर ना हो तब तक ये महंगा वाला टेस्ट आमतौर पे यूज़ नहीं करते। तो और विंडो पीरियड कई केस में महीनों लंबा भी हो सकता है, और कभी कभी देखा गया है 10 साल तक भी लंबा होता है, कभी 6 महीने भी लंबा होता है। बट कह सकते हैं 99% जो है वो 3 महीने के बाद कंफर्म जो टेस्ट आता है 99% वो सही होता है। ये जो लक्षण, जब हम लक्षण की बात कर रहे थे, सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि तेज़ी से जो है वज़न कम हो जाता है, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, क्लॉट्स दिखने लगते हैं। तो जो पुरुष हैं और महिलाएं, क्या दोनों में एक ही तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं या दोनों में अलग अलग लक्षण दिख लक्षण ये वाले सारे लक्षण दोनों में समान होते हैं, बस महिलाओं के क्योंकि बनावट अलग है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी बनावट अलग है, तो उस कारणवश महिलाओं में थोड़ा ऐसे जैसे डिस्चार्ज आता है, नीचे के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, PID कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये इस तरह की बीमारियां जो थोड़ी अलग होती हैं, पुरुषों में नहीं हो सकती। बाकी इसके अलावा तो एक समान ही सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर प्रियंका, कुछ एक बीमारियां ऐसी होती जैसे एड्स की ही आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं आज की डेट में, अगर वो अपने स्टेजेस को पार कर जाएं तो अगर हम एड्स की बात करें तो उसके किस प्रकार से स्टेजेस हैं, कैसे वो बढ़ते हैं और कब इन पर हम काबू पा सकते हैं?
कौन से स्टेज पर चढ़ के हम, क्योंकि वैसे तो ये कहा गया है कि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरते और स्टार्टिंग में ही अगर इसका पता लगाया लग जाए अगर जांच करके, तो कहीं ना कहीं शायद इन पर काबू पाया जा सकता है। तो कौन सी स्टेज होगी जिस पर हम इस पे काबू पा सकते हैं? तो इसके 3 स्टेज होते हैं। एक होता है अक्यूट, यानी कम समय में अभी अभी आपको आप संक्रमित हुए हैं और एकदम से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे आमतौर पे जो बुखार होता है ना, इन्फ्लुएंजा, उसमें जैसे बुखार हो जाता है, रैशेज आते हैं, बदन दर्द वगैरह होता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और वो अक्यूट फेज होता है। तो उस दौरान पे अगर आप दवाइयाँ शुरू कर दें, इलाज शुरू कर दें, वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। फिर आता है क्रॉनिक फेज, जिसमें, और ये जो अक्यूट फेज है इसमें वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा होता है। उस समय जो इंसान है वो किसी दूसरे को भी इन्फेक्शन बहुत आसानी से दे सकता है, उस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर एक क्रॉनिक फेज आता है उसको पार करने के बाद, जिसमें वायरस का मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे होता है और अगर इलाज ना करें तब वो तीसरे स्टेज पे जाता है, जो कि एड्स है। कि जो 10 अगर बिना इलाज के इंसान है तो 10 साल तक में एड्स हो जाता है। तो जब तक वो सेकंड स्टेज पे है तब तक कहीं ना कहीं हम उसको HIV पॉजिटिव ही बोलेंगे। जी बिल्कुल। जब वो थर्ड स्टेज पे आता है तो हम उसे एड्स का नाम देते हैं। जी। तो अगर लक्षणों की जब आपने बात बता दी कि महिलाओं और पुरुषों में वो तो आपने बताया लगभग सेम नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल के युवा हैं उनके लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो युवाओं के लिए चिंता का विषय क्यों है और क्या लगता है आपको कि ये बीमारी से बचा नहीं जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। लोग वैसे ही डर जाते हैं और शायद इसीलिए इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते। और जहाँ तक लोगों का जो लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो ला इलाज सुनकर जो उसकी हेडलाइन है कि ये बीमारी ला इलाज है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी टेंशन शुरू हो जाती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इससे बचा जा सकता है, इस बीमारी से? बिल्कुल बचा जा सकता है। जानकारी और बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से कोई इलाज इसका बना नहीं है। जो दवाइयाँ हैं वो इतनी सक्षम हैं, अभी जो आजकल कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो इतनी सक्षम हैं कि जो वायरस का लेवल है हमारी बॉडी में वो ना के बराबर कर देता है, मगर उसे जड़ से ख़त्म नहीं करता। तो इसके लिए बचाव करना ही सबसे पहले सबसे अच्छा इलाज है। और युवाओं में सबसे ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि जो ये युवावस्था होती है इसमें थोड़ा दोस्तों में वो पीयर प्रेशर होता है, एडवेंचरस बिहेवियर होता है कि सब एक्सपेरिमेंटल होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, नशे का सेवन करना है। तो इस समय रिस्की बिहेवियर ज़्यादा होता है, इसलिए युवाओं में देखा गया है। उनको लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखी जाएगी, मतलब उस तरह का एटीट्यूड होता है, तो समझदारी थोड़ी कम होती है। और हमारे समाज में सेक्स भी एक बहुत बड़ा टैबू है जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते। अगर बच्चों को समय पे एजुकेट करें कि सेफ प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें तो भी बहुत बचाव हो सकता है। तो HIV वाले जो मरीज होते हैं वो कहीं ना कहीं जब तक उन्हें पता नहीं होता है इन चीज़ों का, तब तक तो वो बेफिक्र होकर घूमते हैं कि ठीक है जब होगी तब देखी जाएगी। लेकिन जब उन्हें हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेले फील करने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, ताकि उनके दोस्तों को पता ना चले, फैमिली में किसी को हो ना जाए। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा मरीज़, वो खुद की देखभाल कैसे कर सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं उनको यही सुझाव दूंगी कि ऐसी स्थिति ना आने दें, और अगर ऐसा होता है तो समय पे इलाज करें। शर्म की वजह से अपना इलाज नहीं करवाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि वो अगर इलाज करते तो सही जीवन व्यतीत कर पाते। तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि पहले काउंसलिंग करवाएं अपनी, अगर बहुत ज़्यादा मन हल्का करना है, और आसपास आपके सबसे पहले आपके जो करीबी रिश्ते हैं, घर में नहीं तो दोस्त में कोई हो ऐसा जिससे आप शेयर कर सकें, वो इमोशनल सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा हिचक है, तो हमेशा आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपनी काउंसलिंग करवाएं, उनसे शेयर करें, जो आपको थोड़ा मदद मिलेगी उस बीमारी से
जूझने में, इसको कई लोगों को एक्सेप्ट करने में भी बहुत समय लग जाता है कि हमको ये बीमारी हो गई है। और बहुत दुख भी होता है, लोग टूट जाते हैं एकदम से जब पता लगता है ऐसे। तो और हिम्मत हारने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, एक बार आपको होता है तो दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है। ये भी बिल्कुल वैसे ही एक दूसरी बीमारी है जिसका मतलब जिंदगी भर इलाज करना है बस, और समय पे अगर इलाज करेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल, अभी जैसे मैंने बताया आजकल की दवाइयाँ इतनी सक्षम हैं कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इंसान अगर बराबर लेते रहें तो। ये जो अभी आपने बात कही, ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की मतलब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जो आजकल बच्चों में, युवाओं में सभी को है, और एड्स जैसी जो बीमारी है ये भी युवाओं में अधिकतर देखी जाती है। तो जब ऐसा पेशेंट हो जाता है कि वो डायबिटिक भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है, थायराइड भी है, साथ ही साथ कुछ और बीमारियां भी हैं, प्लस उन्हें वो HIV पॉजिटिव भी हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को कितना खतरा उनके लिए बढ़ जाता है? खतरा तो बढ़ जाता है, क्योंकि हर बीमारी जो है आपके शरीर को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देती है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर HIV अगर ऐसे उस पे से हो जाए तो और ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दवाई बराबर लें और अपना ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें कि कोई संक्रमण ना हो, हाथ समय पे धोएं, नहाना, साफ़ सफाई अपनी रखें, खाना पीना साफ़ सफाई से रखें। हर तरह से अपने आप को एक संक्रमण से बचाना है। आप तो डॉक्टर हैं और आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो कोई ऐसे हैं जब आते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें ट्रीट करती हैं, कैसे डील करती हैं, क्या समझाती हैं? हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को डील करते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उस हिसाब से ही मैं यही समझाती हूँ कि मतलब ये बीमारी ही है, एक बीमारी है जैसे कोई दूसरी बीमारी है। और इससे जूझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हिम्मत ना हारें, आप अपनी तरफ से ये लड़ाई हार ना जाएं, पहले लड़ने से पहले अपनी तरफ से बराबर दवाइयाँ लें, अपना ध्यान रखें, तो ये हर एक दूसरी बीमारी की तरह है जो बिल्कुल आपके काबू में रहेगी। जी। इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच होती है, अब जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है, अलग अलग सेंटर्स हैं, ICTC सेंटर्स हैं। सबसे पहले सैंपल वहाँ से जाता है, जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होता है, तो वहाँ से सैंपल जाता है। एलाइजा करते हैं, दो बार करते हैं आमतौर पे, और फिर जब दोनों में रिएक्शन पॉजिटिव आता है तो हम फिर वेस्टर्न ब्लॉट एक है जिससे कंफर्मेशन कर सकते हैं। और फिर जब मरीज अगर पॉजिटिव आता है तो उसे फिर ART सेंटर रेफर किया जाता है आगे के इलाज के लिए। तो जो ART सेंटर आप लेके जाते हैं वहाँ पे, तो कितने महीनों तक उन्हें रखा जाता है? रखते नहीं हैं, मतलब जैसे कई बार होता है कि मरीज को अंदाज़ा नहीं होता है, वो कोई और बीमारी लेके भर्ती होते हैं और फिर वहाँ पे उनकी जांच कराई जाती है। जब कोई उनके ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं, उनको शक होता है कि हो सकता है HIV हो, तो वो जब जांच कराते हैं उसमें निकल आता है, तब हमें नोटिफिकेशन आता है ART सेंटर पे कि एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है। तब भी हम इलाज तभी शुरू करते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर व्यक्ति की स्थिति खराब होती है, तबीयत बहुत खराब होती है, उस समय पे हम ये दवाई शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो हम वेट करते हैं कि जब मरीज थोड़ा ठीक हो जाए तब वो हमारे यहाँ से दवाई लेने आए, और फिर हम बराबर लाइफ लॉन्ग उनको दवाई पे रखते हैं। तो ऐसे में जब जो परिवार वाले आते हैं तो उन्हें आप क्या समझाकर भेजते हैं कि इनका कैसे ध्यान रखा जाए? परिवार की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है उस मरीज के लिए? परिवार की जिम्मेदारी तो बहुत होती है, मगर क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जब तक मरीज हमें खुद ना कहे कि हम बता सकते हैं उनके परिवार वालों को, हम नहीं बताते हैं। हमारा बस ये रहता है, हमारी ये जिम्मेदारी रहती है कि हम उनको ये समझाएं कि अपने परिवार वालों की भी जाँच करवा लें। हम तभी बताते हैं परिवार वालों को जब मरीज हमें खुद कहे कि हम बता सकते हैं, तो हम नहीं बताते हैं। बट अगर मान लीजिए परिवार वालों को पता है, कई मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अब खुद उनके साथ हमेशा आते हैं दवाई लेने के लिए, तो परिवार का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये बीमारी की जब डायग्नोस होता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, तो उस टाइम पे अपने लोगों का ही सपोर्ट चाहिए होता है।
तो परिवार वाले इस बात का ध्यान रखें कि अगर मन खराब है, कई बार होता है कि दवाई नहीं खानी, या तो परिवार वाले इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि दवाई रोज खाएं, खाना पीना अपना सही रखें। तो खान पान में भी क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे अभी आपने बोला कि आप लोग दवाइयाँ जो है बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो आप जब देखते हैं कि जो मरीज़ है अगर उस दवाइयों का सेवन कर सकता है, उस वक्त आप उस चीज़ों को, उन दवाइयों को शुरू करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि कुछ खान पान में भी हम सावधानियाँ रखें, ये खाना चाहिए या ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए? ऐसा तो नहीं है, खाना सब कुछ खा सकते हैं, बट फिर भी हम हेल्दी डाइट ही सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, जो रेड मीट होता है उसको अवॉइड करें, जो ये स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं जैसे सोडा वगैरह, कोक, पेप्सी, ये सब होते हैं, इनको अवॉइड करें, मीठा थोड़ा कम करें, फाइबर और प्रोटीन ये ज़्यादा मात्रा में खाएं। जी। HIV की जो आपने स्टेजेस बताई कि ठीक है, पहले एक्यूट होता है, फिर थोड़ा सा हाइपर होता है, उसके बाद वो एड्स में फॉर्म हो जाता है। तो अगर एड्स के प्रकार की बात करें तो एड्स कितने प्रकार का होता है? एड्स तो वही एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जी। तो उसमें बस ये होता है कि आपकी जो रोधक क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उस समय बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जो बाकी संक्रमण है वो हावी होने लगते हैं शरीर पे। तो ऐसे कोई उसके प्रकार नहीं है, मतलब फिर मरीज अगर एड्स की स्थिति पे मरीज पहुंच गया है तो उसके पास 1 से 3 साल तक का समय होता है यूजुअली, उससे ज़्यादा नहीं बच पाते लोग। 1 से 3 साल का समय होता है, तो ज़रूरी है कि ऐसे जो रोग हैं उन्हें हम ना ही लेके आएँ। तो इससे और जो ऑर्गन्स हैं उन्हें कितना खतरा होता है, और इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं? इससे कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे आम तौर पे टीबी इससे बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, जो अवसरवादी इन्फेक्शन जो मैं कहती हूँ। फिर निमोनिया बार बार हो सकता है, कई निमोनिया में भी कई प्रकार के बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है। फिर कैंडिडा इन्फेक्शन होते हैं जो ओरल थ्रश होता है। फिर बार बार दस्त लगने लगती है, और कुछ तरह के ऐसे बिनाइन कैंसर होते हैं जैसे हम कापोसी सार्कोमा कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। तो जैसे आज का जो दिवस है वो मनाया गया आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, तो सरकार हर साल ये प्रयास कर रही है, सरकार की तरफ से और भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो आज आपके विभाग ने किया, और जो बाहरी द्वीपों के लिए आप लोग और कौन से प्रयास करते हैं ताकि लोग जागरूक बने? तो ऐसा है कि जैसे एक प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 92 में हुई थी। तो वो पहले फेज़ 1 चला उसका, फिर बदला गया ज़रूरत के हिसाब से। पहले ज़रूरत थी कि हम केस ढूंढें, फिर ज़रूरत थी कि हम इलाज करें। तो ऐसे ऐसे हर फेज़ में नई चीज़ें आती गई। तो अभी जो है नया फेज़ 5 शुरू हुआ है NACP का, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। उसमें है कि हर किसी का इलाज होना चाहिए। जैसे पहले ऐसा होता था कि CD4 टेस्ट करेंगे, जिनकी मात्रा 500 से कम है उनका इलाज शुरू करेंगे। फिर हुआ कि जिनकी मात्रा 350 से कम है उनका इलाज शुरू करेंगे। पर अब ये हो गया है कि CD4 भले ही नॉर्मल हो, 500 से ज़्यादा हो, 700 800 हो, तो भी अगर व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है हम इलाज शुरू करेंगे, सबका इलाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है अन्य STIs RTIs जो कहते हैं, अन्य इन्फेक्शन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो सकते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बाकी गोनोरिया जैसे हो गए, ट्रकोमा, ये तो इनको भी साथ में डील करना है। क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों में STIs होते हैं उन लोगों में HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि उनका भी केसेस घटाएं या ढूंढें, जबकि लोगों को इस तरह से जागरूक करें कि वो अपनी जांच करवाएं। तो जैसे ये जो रेड रिबन का आपने पूछा था, रेड रिबन क्लब्स बने हैं, कई सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में रेड रिबन क्लब्स बने हुए हैं। तो वो साल भर, सिर्फ एक दिन पे नहीं बल्कि साल भर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे जागरूकता बढ़े। कोई पेंटिंग कंपटीशन हो गई या क्विज कर लिया जिसमें HIV एड्स के बारे में सवाल पूछे जाएं, या उस थीम पे कुछ बनाया जाए, ताकि
युवा जो है वो हमारा भविष्य है और उन्हीं में खतरा भी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्हीं को इन्वॉल्व किया गया है कि जागरूकता अगर वही अपना मैसेज लेके जाए वही बदलाव ला सकते हैं। तो जब बाहरी द्वीपों की बात आती है तो आपने यहाँ की बात कही कि यहाँ के लोगों को आप जैसे आपने स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन करा दिया या और सारे कंपटीशन करा दिए, निबंध प्रतियोगिताएं हो जाती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बाहरी द्वीपों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, या फिर वहाँ पे उनको अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिलती हैं या उनकी सड़कें ख़राब हैं, सड़कें ऐसी स्थिति में कि वो वहाँ से नहीं आ सकते। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो ऐसी स्थिति में क्या करें जब उन्हें पता ही नहीं है कि शायद उन्हें ये पता है कि शायद हमें ये लक्षण हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे में एक तो मीडिया का हम प्रयोग करते ही हैं, दूसरा हर जगह पे ICTC जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर मैंने बताया वो स्थापित हैं, तो वहाँ पे हमारे काउंसलर्स होते हैं, हर जगह होते हैं जिनको कुछ इलाकों की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो अपने एरिया में जाकर केस ढूंढते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं और फिर हमसे संपर्क में रहते हैं। तो दवाइयाँ सबकी यहीं से जाती हैं, तो अगर बाय चांस कोई पॉजिटिव होता है तो वो एक बार यहाँ आता है, हम जैसे टेस्ट वगैरह करवाते हैं आगे के जांच देखने के लिए कि कितना सुधार हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो वो टेस्ट हम यहाँ से ही कराते हैं। तो उसके लिए हम बीच बीच में बुलाते हैं, वरना हम लंबे समय तक लिए उनको दवाइयाँ यहाँ से भिजवा देते हैं ताकि उनको बार बार आना ना पड़े। जो दूर द्वीप समूह में रह रहे होते हैं तो 3 महीने की दवा हम इकट्ठे भिजवा देते हैं ताकि उनका इलाज बराबर चलता रहे, रुके ना। एक मरीज जो होता है, जैसे आपने बताया कि किन किन चीज़ों से फैल सकता है। एक मरीज अगर HIV पॉजिटिव है या उसे एड्स हो गया है तो कितना खतरा रहता है उसके साथ वाले व्यक्ति को? अगर वो इलाज नहीं कर रहा है तो खतरा है ही। जैसे असुरक्षित यौन संबंध से होने का खतरा लगभग 1 से 2% के बीच है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इलाज कराएं। अगर इलाज कराते हैं तो वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है एड्स होने का खतरा। और वो सिर्फ यही एक तरीका है, या फिर खून चढ़ाया जाए संक्रमित, तभी हो सकता है। अदरवाइज साथ रहने से, साथ सोने से, खाने पीने से, जूठा खाने से या हाथ पकड़ने से, इन सब चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है। आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए होंगे जिनको आपने समझाकर, टेंशन फ्री कर या दवाइयों का सेवन करने के लिए भेजा होगा। कुछ ऐसे हैं जिन्हें, जो आपके पास एक टेंशन के माहौल में लेकर आए, टेंशन के माहौल में आए थे और अब जाकर वो टेंशन फ्री है कि हाँ वाकई में इलाज कराना, इसके अगर हम एड्स का इलाज करा लें तो जीवन बेहतर हो सकता है। जी, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो आए हैं और इस तसल्ली के साथ गए हैं कि उनका इलाज हो सकता है। और अच्छा भी लगता है जब वो आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर लेके आते हैं, बहुत खुशी होती है उनको देख के। और साथ ही कुछ और भी मरीज़ हैं हमारे जिनमें, जैसे एक मरीज़ हमने हाल ही में खोया है, उनका वो दवाई बराबर नहीं लेते थे, तो हमको पता था कि वो नहीं ले रहे हैं। जब भी हम उनको कॉल करके बुलाते थे, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि वो दवाई बराबर लें, पर वो समझ के जाते थे, हाँ कहते थे, पर फिर दवाई शायद नहीं लेते थे। तो अभी हाल ही में हमने उन्हें एड्स की वजह से खो दिया है। तो जब ऐसे मरीज़ आते हैं तो जो आप लोग दवाइयों का सेवन करने के लिए बोलते हैं उन्हें, और वो आप बराबर पूछते भी रहते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को क्या लगता नहीं उनकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है? लगता है, पर कहीं ना कहीं शायद वो हार चुके होते हैं, या उनको वो अपने परिवार से वो समर्थन नहीं मिलता है, तो उनमें वो इच्छा नहीं होती शायद कि हम इस बीमारी से लड़ें। जी, विश्व के अगर विश्व की बात करें हम, आपने बताया कि आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम विश्व की बात करें तो भारत अभी किस स्थिति में खड़ा है? भारत ऐसे तो 3रे नंबर पे है, मगर जैसे पूरे विश्व में करीबन 4 करोड़ केसेस हैं, 3 से 4 के बीच में हैं। भारत 3रे नंबर पे है, मगर वो गिनती में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो प्रतिशत में, जैसे पूरे विश्व में करीब 0.7% है HIV, इंडिया में 0.2% है, तो 0.25 ऐसा कुछ है। तो वो वैसे विश्व के हिसाब से बहुत कम है,
मगर नंबर में गिनती में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। और जो आंकड़े देखे जाए तो पिछले कई सालों में जो है केसेस में घटाव आया है, ऐसा नहीं है कि घटाव नहीं आया है, घटाव आया है। मगर जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये केस ज़्यादा देखा गया है, उनमें अभी भी बढ़ता जा रहा है। जो बाकी जगह हैं कम हुए हैं, मगर ये जो कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं उनमें अभी भी बढ़ रहा है। जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, या जैसा मैंने बताया समलैंगिक पुरुष जो होते हैं। फिर साथ ही कुछ ऐसे लोग जो माइग्रेंट्स या लेबर्स होते हैं या ट्रकर्स होते हैं जो अपने घर से कई महीनों तक दूर रहते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। जी। तो जो लोग अपने परिवार के साथ नहीं रहते और उन्हें कहीं ना कहीं जो वो HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें नहीं पता होता, या अचानक उन्हें पता चलता है और लक्षणों की बात जब आती है और उन्हें लगता है कि हाँ शायद HIV पॉजिटिव हैं, तो ऐसे मरीज अकेलेपन में कैसे अपनी देखरेख कर सकता है? कैसे वो क्या खुद को अलग कर ले, या वो वापस काम पे जा सकता है, जो रूटीन है वो अपनी फॉलो कर सकता है? जी बिल्कुल, रूटीन फॉलो कर सकता है और करना भी चाहिए। जब तक आप अपना शरीर फिट रखेंगे तब तक ये बीमारी आपको हरा नहीं सकती है। तो अगर ऐसा पता लगता है, सबसे पहले तो अगर कुछ डाउट होता है तो सबसे पहले अपनी जांच कराएं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो समय पे इलाज, जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू करें और बराबर लेते रहें। हो सके तो अपने परिवार वालों को भी बताएं जब आपको सही लगे, ताकि उनका भी समर्थन मिले। और जैसा मैंने पहले बताया कि संक्रमण से अपने आप को बचा के रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, जो शराब का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं वो सब छोड़ें, जो कि शरीर को कमज़ोर बनाता है। जी, ये तो शरीर को कमज़ोर रखने वाली आपने बातें बताई कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जिनका सेवन ना करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ाने में वो हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं एक्सरसाइज की, जिम की, योगा की, तो ये चीज़ें कितनी कारगर हैं इस बीमारी में? बिल्कुल, या कभी कभी लगता है जैसे आपने बताया कि तेज़ी से वज़न कम हो जाता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर लग जाता है कि हम दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे तो शायद वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो क्या लगता है आपको कि एक्सरसाइज करना, जिम करना, या जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो करना क्या हार्मफुल है? नहीं, ये एक गलत धारणा है और बहुत आम है, ये लोगों में है ये कि एक्सरसाइज करने से उनमें कमज़ोरी आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे उनके थोड़े जो पसलियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, हड्डी स्ट्रांग होती है, बोन्स में स्ट्रेंथ आती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता इम्प्रूव होती है। और एक्सरसाइज से कुछ रिलीज होते हैं एंडोर्फिन्स वगैरह, उससे मूड भी अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज हर तरह से फ़ायदा ही करता है। आपने विश्व की बात कही, हमने विश्व की बात कही, और फिर आपने भारत देश की बात बताई, लेकिन अब फिलहाल अभी हम द्वीपों में हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीपों की क्या स्थिति है, इंटर आइलैंड की क्या स्थिति है, पोर्ट ब्लेयर की क्या स्थिति है, और आपके पास किस हिसाब से जो मरीज़ आते हैं उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, उसका अनुपात थोड़ा बताइए। जी, हमारे अंडमान में और भी कम है प्रेवलेंस, जो मैंने बताया कि इंडिया जैसे विश्व में 0.7% है, इंडिया में 0.25% है, अंडमान में और कम है, 0.14% है। सो ये अच्छी बात भी है, और ये भी हो सकता है कि जांच भी ना हो रही हो, लोग अपनी जांच ही ना करा रहे हों, इस वजह से भी कम हो सकता है। हालांकि लोग यहाँ पे, क्योंकि आबादी ही कम है, तो यहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है नहीं। और रही बात पुरुष और महिलाओं की, तो यहाँ पे अभी करीबन 150 केसेस हैं, 152 कुछ केसेस हैं, जिनमें से 12 बच्चे हैं और बाकी बड़े हैं, और उनमें से करीबन 83 कुछ पुरुष हैं और आई थिंक 76 फीमेल्स हैं, ऐसा कुछ है नंबर। तो लगभग बराबर ही है, पुरुष थोड़े ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर केसेस लगभग 132 या 130 केस जो हैं वो साउथ अंडमान में ही हैं। बाहर के द्वीपों में 20 कुल मिला के, निकोबार और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान मिलाकर 20 केसेस हैं। तो कोई ऐसी स्थिति होती है कि जब लगता है कि हाँ मरीज़ को अब
अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, या आपके पास कोई भी स्टेज में जो पेशेंट आता है आप उन्हें घर भेज देते हैं, दवाइयों का सेवन उनका वहीं पर चलता रहता है? नहीं, तो जैसा मैंने बताया, हमारे पास मरीज तभी आता है या तो वो बहुत बीमारी से पीड़ित होकर थोड़ा एड्स वाली स्टेज में आके हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तब हमें पता लगता है, तो हम तब इलाज शुरू नहीं करते हैं जब तक वो स्टेबल ना हो। और अगर बहुत बीमार नहीं होता है मरीज तो हम अगर वो नॉर्मल होता है तो हम इलाज शुरू करके उनको घर भेज देते हैं। ये जब बच्चों की बात आती है, एक तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो HIV पीड़ित महिला या जिस महिला को एड्स हुआ है, क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है? बिल्कुल दे सकती हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर HIV पीड़ित महिला इलाज ले रही हैं अपना, तो बच्चे को संक्रमित होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या करते हैं, ये जो वायरस बढ़ते रहते हैं, उनकी ग्रोथ को कम करते हैं, तो वो शरीर में ही उनकी मात्रा जो है ना के बराबर हो जाती है, तो फिर उनसे किसी और को होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब काफी हद तक कम हो जाता है, खत्म होना तो गलत होगा, बट काफी हद तक कम हो जाता है। और साथ ही बच्चे को भी जन्म के बाद, जन्म होते ही 6 हफ्ते तक हम एक दवाई देते हैं जो प्रोफाइलैक्टिक बचाव के तौर पे होता है। तो अगर ये दोनों करें तो बिल्कुल ना के बराबर खतरा होता है बच्चे को, तो बिल्कुल बच्चा गर्भवती हो सकती है HIV पीड़ित महिला। तो उस वक्त उन्हें क्या और किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है? क्योंकि ऐसे में तो कहा जाता है कि दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इन दवाइयों का भी सेवन किए बगैर आप नहीं रह सकते, क्योंकि ज़रूरी हो गई हैं ये दवाइयाँ, चाहे वो HIV का मामला हो, चाहे वो एड्स का मामला हो। तो कैसे संभालना चाहिए? ये दवाइयाँ एक्चुअली सेफ हैं प्रेगनेंसी में। जो अभी एक हाल ही में नई दवा भी आई है डोलिटोग्राविर, जो बहुत ही कारगर है इस बीमारी के प्रति, तो ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ पाई गई हैं, तो बिल्कुल वो बेझिझक वो ले सकती हैं। इससे बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बच्चे को HIV होने का खतरा कम होता है। क्या ऐसे बच्चे भी आए हैं आपके सामने जो बच्चे बोल नहीं सकते और अपने लक्षणों को नहीं बता सकते, तो क्या ऐसे बच्चों में भी एड्स या HIV पॉजिटिव होने का खतरा हो सकता है, या ऐसे मामले आए हैं? ऐसा तो नहीं है, कई केस ऐसे, मुझे आपका सवाल एक्चुअली जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं या 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, जो अपनी बातें नहीं बता सकते डॉक्टर्स को या परिवार वालों को, और परिवार को भी कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बच्चा HIV से पीड़ित होगा या उसे एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। हालांकि आपने बताया है कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है जिन्हें, लेकिन परिवार उन चीज़ों को नहीं समझ सकता, ना बच्चा बता सकता है। तो ऐसे में ऐसे केसेस देखे हैं जी, देखे हैं। और वही, क्योंकि जो बच्चा बार बार बीमार होने लगता है, फिर डॉक्टर को शक होता है, वो जांच करवाते हैं, तब पता लगा कि मतलब इनको HIV है, जी। तो फिर हमने इलाज शुरू किया है। तो ऐसे भी केसेस देखे हैं बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की देखरेख हम कैसे करें? तो ऐसे में पेरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि अगर बच्चा क्योंकि बार बार बीमार पड़ना बच्चे के लिए अच्छा नहीं, इतनी कम उम्र में, तो अगर बराबर इलाज लेता रहे बच्चा तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। तो पेरेंट्स को ही समझाना है इस चीज़ में। ऐसे में दोस्तों और जो स्कूल की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? दोस्तों की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है, एड्स कितनी भी बातें सरकार द्वारा बताई जाएं, एक डॉक्टर द्वारा बताई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एड्स ऐसी बीमारी है कि वो जब अगला आदमी सुनता है तो कहीं ना कहीं वो दूरी बना लेता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बच्चे को है और वो बच्चा स्कूल जाने वाला बच्चा है, तो ऐसे में क्या परिवार को स्कूल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और स्कूल की कितनी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे की देखरेख की? करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, वो उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। कई केस में एक्चुअली कई केस ऐसे भी हैं कि बच्चों को खुद नहीं पता है कि वो HIV पीड़ित हैं, क्योंकि एक उम्र होती है जब वो बच्चा एडल्ट होता है, या वैसे तो 12 साल के ऊपर होने पे बता देना चाहिए, ऐसा है, बट हमारे यहाँ पे बच्चे थोड़े और मासूम हैं या प्रोटेक्टेड हैं, तो जब तक उनके पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हम बच्चे को नहीं बताते हैं। तो वो इलाज ले रहे होते हैं, पर कई केसेस में बच्चों को खुद भी नहीं पता होता है कि,
तो ये तो उनकी डिसीजन पे है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, कब बताना चाहते हैं, तो फिर हम उनकी मदद करते हैं ऐसे में। और स्कूल में बताने की बात या अपने दोस्तों को बताने, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये उन पे डिपेंड करता है कि दोस्त उतने छोटे बच्चे में इतनी समझ होगी कि इस बीमारी को अच्छी तरह से समझे और अपनाएं। तो ये तो उनके ऊपर है अगर वो बताना चाहें या नहीं। और अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो क्या इसकी वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है या आने वाले समय में क्या अपडेट रहेगी? वैक्सीन उम्मीद करती हूँ कि जल्द आए। काफ़ी सालों से रिसर्च चल रहा है और हैं कुछ वैक्सीन जो ट्रायल में हैं, मगर अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी मतलब ट्रायल में भी नहीं पता लगी है जो एक्चुअली में बचाव कर सके। बट इनकी रिसर्च की वजह से कोविड में ज़रूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी एक वो इस्तेमाल कर रहे थे वैक्सीन ढूंढने में, बनाने में, वो कोविड में काम कर गई। मगर HIV वायरस की बनावट ही ऐसी है कि उसके वैक्सीन बना पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट भरोसा है साइंटिस्ट पे, और इतना कुछ इन्होंने आविष्कार किया है, निर्माण किया है, तो उम्मीद है कि आगे चल के जल्द ही वैक्सीन बन सकती है। ये तो जो पहले ये जो बीमारी थी पहले की अपेक्षा अभी कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन जो बीमारी के जो स्टेजेस हैं उस पे हमने काफ़ी काबू पाया है। तो क्या लगता है जो पहले ये बीमारी थी HIV या एड्स, उसमें और अभी के उसमें आप कितना अंतर पाती हैं? बहुत अंतर है, जैसे मैंने पहले बोला कि क्योंकि आप मरीजों को भी डील करते हैं। जी बिल्कुल। कि पहले HIV अगर किसी को हुआ है तो मतलब हम पहले ही ऐसा मान के चलते थे कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मगर धीरे धीरे दवाइयाँ इतनी सक्षम हैं कि अब जो है अगर बराबर ले रहे हैं तो वो कोई उनको फ़र्क नहीं लगता है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। बिल्कुल ज़िंदगी भी उतनी ही लंबी होती है जितनी आमतौर पे लोगों की हो। तो बस यही है कि इलाज बराबर लेते रहें और अपना ध्यान रखें। एक जो HIV का जो पेशेंट आता है उसकी दवाइयाँ और जो जिन्हें एड्स हो जाता है उनकी दवाइयों में कितना अंतर होता है? दवाइयाँ तो वही रहती हैं, बस ये है कि जिनको एड्स हो जाता है उनको और हम एंटीबायोटिक्स, और क्योंकि उनमें और ज़्यादा तरह तरह के संक्रमण होने लगते हैं तो उन संक्रमण से लड़ने के लिए हम और दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं। एड्स से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि लोगों को कहना है कि ये लाइलाज है, जो कि है अगर वो बढ़ जाए तो। क्योंकि लोगों का कहना तो है कि हाँ ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन लोग उस स्टेज के बारे में नहीं जानते। बस उन्हें HIV है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हाँ ये लाइलाज बीमारी है, और दूसरी जगह वो काफ़ी टेंशन्स ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे मिथ भी हैं। कौन कौन से मिथ हैं? मिथ जैसे वही कि जूठा नहीं खाना चाहिए या साथ नहीं बैठना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। फिर ये भी माना जाता है कि गर्भवती जो महिला है वो गर्भवती नहीं हो सकती अगर HIV पीड़ित है। और ऐसे कई सारे मिथ्स हैं। ये है कि अगर HIV हो गया है तो मतलब अब बचना मुश्किल है, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो ये सारी गलत धारणाएं हैं। एक चीज़ और सुनी गई है कि जो बाहरी कीट पतंगे उड़ते रहते हैं या जो मच्छर काटने से भी ये बीमारी हो सकती है, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि जब मच्छर काटते हैं वो आपका खून खींचते हैं, वो खून बदन में डालते नहीं हैं, तो इसलिए उससे होने का खतरा नहीं है। और जो दवाइयाँ ली जाती हैं उससे इन्फेक्शन का कितना खतरा हो सकता है? क्योंकि बोलते हैं हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जी। तो जो इनकी दवाइयाँ ली जाती हैं, आपने कहा कि ये काफ़ी सेफ हैं, इसका सेवन किया जा सकता है, यहाँ तक कि गर्भवती महिला भी कर सकती है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर दवाइयों के एक साइड इफेक्ट्स होते हैं जी। तो इन दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते जो हैं? पुरानी दवाइयाँ होती थी, पुरानी दवाइयों के तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे, इतना कि मतलब लोगों को भर्ती करना पड़ जाता था उनके साइड इफेक्ट्स से ही ट्रीट करने के लिए। और पहले ये भी था कि बहुत सारी दवाइयाँ होती थी। अब जो है ऐसा आ गया है कि एक ही गोली में 3 दवाइयाँ मिला के एक ही गोली कर दी गई है उसको, ताकि मरीज को लेने में भी आसानी हो। और जो नई दवाइयाँ हैं उनका साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है।
जैसे हल्का फुल्का शुरू में लगता है कि सर दर्द हो रहा है या कमज़ोरी जैसा लगता है मरीज़ों को, बट कुछ टाइम लेने के बाद वो आदत हो जाती है। और ऐसे देखा जाए तो हर दवाई शरीर से जो निकलने के लिए या तो लिवर या किडनी इनका काम होता है जो दवाइयों को प्रोसेस करते हैं और शरीर से निकालते हैं। तो कोई भी दवाई अगर आप बहुत मात्रा में या बहुत लंबे समय तक लें तो वो इन पे थोड़ा जोर डालता है, बट अगर आप बाकी आदतें अपनी सही रखें जो आपके लिवर या किडनी को नुकसान ना पहुंचाए तब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी इस बीमारी में ऐसा कुछ है जिसमें व्यक्ति कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं कर सकता है और कुछ चीज़ें जो है वो आराम से की जा सकती हैं? ऐसा तो नहीं है, कुछ चीज़ें होंगी जिनमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत होगी। मतलब वही कि अपना रक्तदान नहीं कर सकते और मतलब उनको कायदे से असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए किसी और अपने पार्टनर के। कोशिश करें कि उनको बता के और अपने बचाव के साथ संबंध बनाएं। अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला जब आपके पास आती है तो और वो खुलकर आपको नहीं बता पा रही है तो कैसे ट्रीट किया करती हैं आप, कैसे उनसे डील होता है? हमारे पास बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं एक्चुअली जो काफ़ी हद तक पेशेंट से रिलेट कर पाते हैं। कई बार होता है कि जैसे मैं नहीं हूँ, मैं कहीं और ड्यूटी पे हूँ, तो हमारी काउंसलर बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात कर लेती हैं और उनको समझा देती हैं। वो खुल के बात भी कर लेती हैं। कई बार मैं होती हूँ तो भी मैं पूछ लेती हूँ, जैसे मुझे दिख रहा है कि हिचक है या मन खराब हो रहा है तो मैं जब पूछ लेती हूँ कि आप खुल के बात करिए या कुछ, तो फिर कई बार लोग बात कर लेते हैं तो उनको उस हिसाब से समझाते हैं। ये जो आजकल के टीनेज बच्चे हैं, क्या ऐसे बच्चों का भी मामला आपके सामने आया है? अभी तक तो नहीं, मतलब हैं कुछ जिनको हुआ है, बट उनमें ऐसी कोई हिस्ट्री सच नहीं देखी गई कि किस वजह से। एक बच्चा है हमारे पास जिसकी माँ को नहीं है बट उसके फादर को था HIV और वो एड्स से ही गुजर गए। बट उस बच्चे को कैसे हुआ ये हमने बहुत कोशिश की पता करने की, पर वो नहीं पता लग पाया। तो ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। माँ की भी हमने कई बार जांच कराई और उनके भाई बहन जो है उनकी जांच कराई, वो उनको भी नहीं है, बट ऐसा देखा गया है। तो बट ऐसे कम ही हैं जो। लेकिन ये जो अवस्था है वो किशोरावस्था है, तो वो अच्छी बात है कि आपके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। लेकिन ऐसे में जो घर में जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में बच्चों को क्या समझाया जाए जिससे बच्चे इस तरफ ना बढ़ें? और ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं चीज़ों से ये HIV फैल रहा है। तो उन महिलाओं को आप क्या बताना चाहेंगी और उन बच्चे जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य हैं आगे चलकर, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, एक सही समय आने पे उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है और किस तरह से बचाव भी किया जा सकता है। तो सही तरीके अपनाएं जो आपको भी सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षित रखें। और जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अभी तक हम पूरी तरह से जीत नहीं पाए हैं और इसमें हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अपनी जागरूकता इतनी बनाए रखें कि हम भी बचे रहें इससे, और साथ ही साथ अगर हमारे आसपास हम किसी को देख रहे हैं जिनमें थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर है या जिनमें जिनको पॉजिटिव पाया गया है, हम उनको सपोर्ट करें, ना कि उनका बहिष्कार करें। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीमारी कलंकित मानी गई है। जी। तो जैसे काम पे भी कई लोग उनका अब्यूज़ करते हैं कि काम से निकाल दिया जाता है। तो अभी तो कई सारे लॉज ऐसे बने हैं कि अगर कहीं पे ऐसे हो रहा है तो ये कानूनन अपराध माना जाता है, तो उनको सज़ा भी मिलेगी। तो आप भी अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ें जिनको ये है बीमारी, और जिनको नहीं है वो अपने आसपास लोगों का समर्थन करें, उनको सहयोग दें और अपने आप को भी बचा के रखें।
तो डॉक्टर प्रियंका, एड्स जैसे गंभीर मुद्दे पर आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अच्छे से समझाया, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर लोग शायद ही बात करें, और आज का प्रोग्राम देख के शायद उन्हें अवश्य ही लाभ मिला होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम से आपने ये जान लिया होगा कि एड्स बीमारी लाइलाज ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ सावधानियां हम बरतें तो इनसे ज़रूर बचा जा सकता है। और अब जाने से पहले आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही बता दें, इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। और अब होगी अगले अंक में मुलाकात। नमस्कार। This program was sponsored by AIDS Control Society, Directorate of Health Services, Andaman and Nicobar Administration,